सुल्तानी कुर्सी की में इस वक्त चर्चा चल रही है वक्फ कानून के आ जाने के बाद से कैसे एक धड़ा मुसलमानों को मोबिलाइज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सड़क पर आने की बात कर रहा है, टीम को मजबूत करने की बात कर रहा है, इलाज वाली धमकी भी दे रहा है और इसी के आड़ में पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। मुफ्ती मोइनुद्दीन और उमर शफीक भी इस मीटिंग का एक हिस्सा थे, जिस मीटिंग के सिलसिले में लगातार ये खबरें आपको दिखा रही हूं। मुफ्ती मोइनुद्दीन ने कहा कि वक्फ कानून के लागू होने से देश भर में वक्फ बोर्ड सीज हो गए हैं, तो वहीं उमर शफीक ने कहा कि मुसलमान ऐसा आंदोलन करेंगे कि बिल वापस लेना ही पड़ेगा। कई लोगों को ये नहीं मालूम है, पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड सीज हो गए। अब वक्फ बोर्ड नहीं रहा, सिर्फ इलेक्टेड लोग रहेंगे उसमें। सुने आप, ना मीडिया इसको शो कर रहा है और ना आवाम में शऊर पैदा हो रहा है। सिलेक्टेड, सुने आप, सिलेक्टेड लोगों को सुने आप। तो हमारे को ये कोशिश होनी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को इसकी अहमियत और अफादियत को जो है इसको जो है हम पेश करें, ताकि जो जिम्मेदारान इस तहरीक को लेके निकले हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और शऊर पैदा हो। हिंदुस्तान का दस्तूर हमें इजाजत देता है जमहूरी अंदाज में हम एहतजाज करें, हम एहतजाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नाउमीद होने की कोई बात नहीं है। मैं मौलाना की मौजूदगी में मैं वादा करता हूं कि देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में हिंदुस्तान के कोने कोने में इसके खिलाफ आवाज ऊंचेगी और इंशाअल्लाह ताला दिन दूर नहीं है कि बिल को वापस लेना पड़ेगा। अगर बिल वापस भी ना हुआ तो इसका कोई असर नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। विजय जी कहते हैं इंशाअल्लाह देश में शांति रहेगी, इंशाअल्लाह देश में प्रेम बढ़ेगा, तो कितना अच्छा लगता। लेकिन क्या कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से आवाज उठेगी, देश के कोने कोने से सड़कों पर भीड़ जमा होगी। कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके जितने लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों का जो पूरा कहना चाहिए सीधा रिश्ता मुसलमानों से नहीं है। उनका रिश्ता अपनी अपनी दुकानें संभाल कर रखने से। अब एक कारण मिल गया उनको, बहुत समय से कोई कारण नहीं था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी देखें तो बहुत सारे लोग तो कहते ही थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई ऐसा संस्था नहीं है जिसको पूरे मुसलमानों पर उसका कोई वो चलता हो, हुक्म चलता हो, और ऐसा बहुत बार हुआ भी। लेकिन अब सबको ये मौका मिल गया कि इस बहाने वो अपना अपना कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट कर रहे हैं। और इस बात पे तो बार बार चर्चा हो रही है कि भाई वक्फ को लेकर अशरफ और पसमानदा मुसलमानों की जो लड़ाई है उसको उन्होंने हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में बना दिया है। बड़ा काम ये हुआ ना, ये और वो चाहते ही नहीं कि ये चर्चा की जाए। अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन क्या ये कामयाब हो रहे हैं? आंशिक तौर पर ही सही, आंशिक तौर पर कामयाब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको नॉन सीरियसली मत दीजिए। और वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज जैसे हो रहा है कि भाई जुमे की नमाज पे कर रहे हैं, फिर अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो अगले 2-3 महीनों में वो एक बड़े प्रदर्शन के लिए चल रहा है। और बड़े प्रदर्शन ना भी हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा सा भी नाराज़गी बढ़ती है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। इसको मैं नहीं समझता कि नज़रअंदाज करने वाली बात है या नॉन सीरियसली लेने की बात है। और आप अगर समझ रहे हैं कि नहीं वो नेता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो नेता अपने अपने इलाकों में अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अब जिनको समझना है, अगर वो समझ सकते हैं इस बात को, या जो दूसरी तरफ के लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाया, तो वो उस चुस्ती के साथ, उस ताकत के साथ इस अभियान को चलाएं कि वो समझाएं कि भाई इस बिल का फ़ायदा क्या है। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं जो है ना, जैसे अभी समीर साहब ने भी दिया, सीए बिल को करना चाहिए। कि सीए बिल के लिए बार बार ये कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। होम मिनिस्टर ने अभी पार्लियामेंट में कहा उस दिन भी कि एक भी मुसलमान का नाम बताइए जिसकी, तो ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाए कि जिसमें कहा जाए, क्या? हाँ कि नहीं, ऐसी ताकत के साथ ये बात तकरीर रखी जाए ना कि देखिए आप सीए के वक्त भी ऐसे ही लोगों से बेवकूफ़ बन रहे थे, वो आपको गलत तरीके से समझाइश कर रहे थे। और वक्फ बिल में भी यही है कि किसी की संपत्ति नहीं जाने वाली। और जो उसमें सबसे बड़ा मसला था रेट्रो इफेक्ट का, वो उसमें रखा ही नहीं गया है। तो जो मस्जिदें पुरानी हैं, जो कब्रिस्तान हैं, उनका तो मसला ही नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो उन सबको भी ठीक से समझ। बिल्कुल ऐसे हैं सर कि ऐसा लगता है कि जैसे मोहल्ले में अगर कोई मदरसा है तो वो ले लेगी सरकार। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो ऐसे ही समझाते हैं। ऐसा इतना भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है एक एक बयान में। एक मैं उदाहरण दूंगा। हाँ। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, जो आई है वहाँ से संभल के पास से, चंदोसी से, वहाँ एक पुरानी दरगाह है और उस दरगाह को लेकर के किसी ने इस बिल को पास होने के बाद नोटिस भेज दिया कि साहब ये सरकारी जमीन पर बनी है और इसको हटाया जाए।
अब मुतवल्ली जो उसका है वो उसने सारे कागज वक्फ के उससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कागज मांगे, उसने कागज जमा कर दिए। अब क्या होता है, इस तरह जब घटनाएं होती हैं तो जो ये मौलाना लोग बोल रहे हैं उसको बल मिलता है। अब उस पूरे इलाके में ये अभी अमरुदल्ला.com की खबर है, पढ़ रहा था, अब इस पूरे इलाके में क्या होगा, इस तरह के तत्वों को अब वो कागज देखे जाएंगे, वो कागज में साबित होगा और उसके बाद वो जबकि ये रिट्रोस्पेक्टिव है, जबकि रिट्रोस्पेक्टिव है और उसको लेकर के तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी नोटिस नहीं देना चाहिए था। जब रिट्रोस्पेक्टिव है, वो तो दरगाह तो कई साल पुरानी बनी हुई है, तो अब उन्होंने नोटिस भेज दिया, कागज मांग लिए, खैर उसने कागज जमा कर दिए, अब वो कागज देके दो भी फैसला कर। लेकिन इस तरह की घटनाएं उस आशंका को, इनके प्रचार को बल देती हैं। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रशासन को और सरकारों को। अच्छा, लेकिन इसका एक सर दूसरा पहलू क्या हर्षवर्धन जी, इसी खबर को ऐसे भी नहीं देख सकते कि भाई अगर सबूत मांगा गया और सबूत आपके पास है और आपने बता दिया ये है, तो इसमें भी क्या अड़चन है, क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी होगी भी तो होने से कुछ नहीं होता, देश का कानून है। और समझाइश करने की जहां तक बात है तो इससे ज़्यादा समझाइश कोई क्या करेगा। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी तो अपनी अब तक की जो उसकी प्रैक्टिस रही उससे आगे जाकर जनजागरण अभियान कर रही है। और क्या करेगी, और कौन सा समझाइश का तरीका हो सकता है? 14-14 घंटे की डिबेट हुई, जेपीसी में गया, और सबको छोड़ दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर इंटरव्यू में बता रहे हैं, देश के गृह मंत्री बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां इसको बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये समझाइश वाला मसला ही नहीं, ये मसला ये है क्या देश का मुसलमान इस बात को समझेगा कि आपसे हर बार झूठ बोला गया, आपसे 3 तलाक के वक्त झूठ बोला गया, आपसे नागरिकता कानून के वक्त झूठ बोला गया। जब इस तरह के झूठ पर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो देश की स्थिति कहां जाएगी और देश में आपकी स्थिति कहां जाएगी, यह भी सोचना पड़ेगा। ये बार बार सारा ओनस ये डाल देना कि नहीं नहीं सरकार क्या कर रही है, हिंदू क्या कर रहा है, यह मसला नहीं होना चाहिए। अगर गरीब और अमीर मुसलमानों के बीच का मसला है, क्या कहीं हिंदू जा रहा है क्या करने के लिए? और ये तो कोई नहीं कहता कि भाई इसकी वजह से रामनवमी के जुलूस पर, इसकी वजह से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर उस पर क्यों पत्थरबाजी होने लगी, इसकी वजह से कहीं कोई क्यों अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़े, ये स्थिति, ये भय क्यों पैदा हो? क्योंकि कोई भी वक्फ की संपत्तियों को लेकर अब किसी तरह का कोई भय पैदा करने वाला नहीं, कानून बन गया। जब तक कानून नहीं बना तब तक ये आशंका रहती है, अच्छा भाई ये होगा क्या, अच्छा ये होगा। अब तो साफ साफ बताया गया पुराने समय से नहीं तय होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होने वाला है। जिसमें विवाद है वहां तो कानून अपना काम करेगा, और जिसके पास जो कागज है, जो जमीन है, वो तो देना ही चाहिए। उसमें कौन सी गलत बात है इसमें तो कोई बुराई भी नहीं। लेकिन हाँ, अब ये नहीं होगा, वो हवा दी जाएगी ना। देखो, मैंने तो कहा था कि पेपर मांगे जाएंगे, मैंने तो कहा था कि पड़ताल होगी, शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसका कोई इलाज नहीं है ना, ये तो किसी भी वक्त होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये ठीक उसी तरह की चीज है जैसे पहले बस्तियां होती थी, उन घनी बस्तियों में अपराधी छिप जाता था, अब उसको आप नहीं बताएंगे, अरे भैया उसको निकाल के बाहर कर दीजिए, पुलिस आपकी बस्ती में नहीं जाएगी। तो ये बड़ी सीधी सी बात है, नियम कायदे कानून जब एक बार बन जाते हैं, फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, उसके दायरे में आपको काम करना पड़ेगा। समझाइश की जहां तक बात है, जितना संभव हो भाजपा को भी, सरकार को भी, हर किसी को करना चाहिए, लेकिन यह बार बार नहीं होना चाहिए कि ओनस सारा दूसरों के ऊपर रहे और मुसलमान हर बात या कोई उकसा देता है या उसको भड़का देता है। ये तो संभव नहीं हो सकता है। हैदराबाद की इसी मीटिंग में स्थिति बदल गई है। हाँ। 2013 का जो कानून था, जो अधिनियम पास हुआ था सर्वसम्मति से, उसमें स्थिति ये थी कि जैसा कि कहा जाता था कि वक्त में जहां उंगली रख दी जमीन उसकी हो गई। अब ये उलट गई स्थिति, अब ये हो गया कि कोई भी है सब ये सरकारी जमीन में बना हुआ है, वो विवाद कर दो उसको। ये एक स्थिति जो आशंका है वो, लेकिन सर पहले की स्थिति और अब की स्थिति में सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि पहले आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, उनका जो तरीका था कर सकते थे चैलेंज, लेकिन रिट कर सकते थे, अपील नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कर नहीं सकते थे। लेकिन वो एक क्लिष्ट प्रक्रिया थी, अब आपने उसको ज्यादा स्मूथ बना दिया, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया। पहले वक्फ हावी था, अब सरकार और प्रशासन हावी रहेगा, फर्क ये हो गया। देखिए, डर इस बात का है, वक्फ के नाम पर जितनी गुंडागर्दी पहले कर ली थी आपने कि जिस जमीन पे आपकी इच्छा हुई आपने दावा कर दिया, आप तो ये बताओगे नहीं कि भाई आपने दावा किया तो आपके पास का वक्फ का क्या कोई पेपर है क्या? बेचारे जिसकी जमीन पे आपने दावा कर दिया वो पेपर लेकर तमाम जगह दौड़ता था कि ये मेरी जमीन है, ये वक्फ की जमीन नहीं है। और अब अगर किसी 1-2 जगह नोटिस चला गया तो आपको पेपर दिखाने में दिक्कत मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, और पेपर तो दिखाने पड़ेंगे। कानून में ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं दिखाओगे। जो मामले केस चल रहे हैं, अदालत में चल रहे हैं, अभी जिनकी जांच चल रही है, उसमें तो अब जांच होगी ना कि वो जमीन आपकी है कि नहीं। आपने दावा किया तो आप पेपर लेके जाइए कि भैया ये वक्फ की जमीन है, आप पेपर दिखाएंगे, आपके पेपर होंगे, डीएम आपके नाम से प्रॉपर्टी कर देगा,
आपके नाम से पेपर नहीं होंगे, जो मालिक होगा उसके नाम से जमीन हो जाएगी, वक्फ का दावा खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब आम मुसलमान ये बात मान रहा है कि ये जो वक्फ का मामला है ये उनके रोज के दैनंदिन जीवन से संबंधित नहीं है, ये उनके धर्म का मामला नहीं है, ये उनके मजहब का मामला बना दिया गया है। जो लोग बना रहे हैं मीनाक्षी जी, जो लोग बना रहे हैं, अगर वो सफल हो जाते तो अभी तक तो लोग सड़कों पर उतर जाते, ट्रेनें रोक देते, दिल्ली जाम करते, अपना शहर जाम करते हैं। हैदराबाद में तो ओबीसी सांसद है ना, हैदराबाद में तो लगातार इसकी संबंधित बैठक हो रही है। हैदराबाद में क्या एक दिन भी बंद का आयोजन किया इन्होंने? मैं चुनौती देता हूं ओवैसी को कि वो हैदराबाद के अंदर बंद बुला ले और वो देख ले कि कितने मुसलमान उनके साथ जाते हैं इस मामले बंद को लेकर। मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको बनाना चाहते हैं, और आम मुसलमान को अगर लगता है कि उनका धर्म खतरे में है, इस्लाम के ऊपर हमला हो रहा है, उनके इस्लाम पर हमला, ये जो आप कह रहे हैं ना, उसी तरीके का सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आम मुसलमान इस बात को मानता है कि इस्लाम पर हमला नहीं है। एक बयान में सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को। हैदराबाद की इसी मीटिंग में इमरान मसूद भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से वो कांग्रेस के सांसद है, और उन्होंने क्या कहा आप बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाने कहां जाओगे। कितनी गंभीर बात वो ये कर रहे हैं और बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। भड़काना है ना, ये भड़काना नहीं है तो फिर और क्या है, आप सुनिए। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे, ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। जिस दिन आ जाएंगे, आप समझ रहे हैं ये बात क्यों कही जा रही है? जिस दिन आ जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें सरकार में लेकर आ जाओ, हम आपकी बात करेंगे, हम कानूनों को बंद कर देंगे। ये मतलब वक्फ कानून की जो बात कर रहे हैं विजय जी, वो ये कह रहे हैं कि ये कश्तियों की सवारी छोड़कर जहाज की सवारी के लिए तैयार हो जाइए। क्या कह रहे हैं? दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। वो तो अच्छी बात है, वोट की अपील है ये तो। हाँ तो ठीक है। अब इमरान मसूद साहब कांग्रेस के सांसद, दुआ करना और अपील करने की तो कोई उनके पास अधिकार है, इसमें क्या रोक सकते हैं। लेकिन ये जो बार बार बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा झगड़ा कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार है जब इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि जब तूफान आता है तो बड़े जहाज में बैठना चाहिए और छोटी कश्तियों को छोड़ देना चाहिए। अब वो छोटी कश्तियाँ उत्तर प्रदेश में छोड़ने वाले हैं समाजवादी पार्टी की या आरजेडी की, बिहार में छोड़ने वाले हैं। पहले ये कन्फ्रंटेशन कहीं बढ़ ना जाए। और ये पता नहीं है उनको कि बिहार में बड़ा जहाज कौन है, आरजेडी है या कांग्रेस है। मुसलमान कौन सी कश्ती छोड़ेंगे, कश्ती छोड़ेंगे, जहाज छोड़ेंगे। अभी ये तय कर लिया मुसलमानों ने तो और मुश्किल हो जाएगी। हाँ, वहाँ बड़ा जहाज चढ़ना, मान लीजिए इमरान मसूद साहब की बात मान ली तो बिहार में तो बड़ा जहाज आरजेडी है और उत्तर प्रदेश में बड़ा जहाज समाजवादी पार्टी है। तो फिर ये बहुत अच्छा आपने एंगल इसे दिया है हर्षवर्धन जी। लेकिन इसी एंगल के साथ एक ये जो टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 1 घंटे के अंदर हम ये कर देंगे, ये जो समय सीमा के साथ, इतने दावे के साथ, डंके की चोट पर, और फिर ये कहते हैं कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाने कहाँ जाओगे, मस्जिद नहीं होगे तो नमाज पढ़ने कहाँ जाओगे। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो जब विशुद्ध रूप से इस्लाम के आधार पर बात करते हैं तो इस्लाम के आधार पर एक देश दिया गया है जिसका नाम पाकिस्तान, और ये कहते हुए किसी दूसरा कोई कहेगा कि देखिए पाकिस्तान भेजने लगे, हम नहीं भेज रहे हैं। ये भाषा पाकिस्तान जाने वाली है। जब आप कहते हैं कि इस्लाम के आधार पर सब सोचो, तो इस्लाम के आधार पर आप सोचिए ना, लेकिन देश के कानून के दायरे में इस्लाम के आधार पर सोचना होगा। इस्लाम के आधार पर देश का कानून नहीं चलेगा। ये बड़ा छोटा सा है, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा कि आप कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये किसी तालिबान या किसी पाकिस्तान या किसी बांग्लादेश में नहीं। नंबर 1 तो ये। दूसरा, जब आप कहते हैं कि 1 घंटे में कर देंगे, मोदी सरकार ने कोई भी कानून तानाशाही तरीके से नहीं बदला। मोदी सरकार ने किसी भी मामले में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिसको कहीं कह रहे उनके मन में आया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, खत्म। ये इंदिरा गांधी का तरीका है।
ये डिक्टेटरशिप का तरीका है। ये जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि इस्लाम के हवाले से सब सोचो, उन मुल्कों में ये होता होगा कि अच्छा एक बार निकाला, साइन कर दिया, खत्म। यहां सब कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलता है। और अभी तो बीता ना, अभी कहां हम खड़े हैं, अभी तो मई भी नहीं आई 2025 की, साल भर भी नहीं हुआ अभी तो मई 2024 में भारत में चुनाव हुए थे। और अगला चुनाव जो आएगा तो फिर देखिएगा कि आप 2029 में किस स्थिति में रहेंगे। उसके बीच में राज्यों के चुनाव हो गए, क्या हुआ? आपने हरियाणा देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, दिल्ली देख लिया, झारखंड में आपके पास बढ़िया नेता था हेमंत सोरेन, तो बचा ले गया। तो आपको यह भी जरा सोचना है कि क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें जब आप बार बार इस्लाम 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 कर रहे हैं तो फिर आप किसी और को भी तो संदेश दे रहे हैं ना, दूसरा भी तो देखेगा ना कि ये क्या करेंगे सत्ता में आएंगे तो भैया इस देश के नागरिकों, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इमरान मसूद की पार्टी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 1 घंटे में वक्फ को सब बदल देगी। कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होगा, कोई 14 घंटे की बहस नहीं, 370 बदल देंगे, सब कुछ बदल देगी। 370 इन्होंने कहा था, जाने क्या क्या कहा था, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो यहां तक कहा था कि राहुल गांधी की जो मंशा थी वो तो बाबरी तक पे रिवर्स करने की मंशा थी। हालांकि बाद में उसका वो सोर्स मतलब उन्होंने कहा हमारे ऊपर मामला दर्ज होगा तो हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी मामला नहीं दर्ज किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन के ऊपर मामला नहीं दर्ज किया है, तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णन अगर गलत कर रहे थे तो अब तक तो उनके ऊपर मामला दर्ज हो जाता। तो अगर आप यहां तक जाकर सोच रहे हैं कि राम मंदिर को हटा देंगे, 370 बदल देंगे, अच्छा राम मंदिर पे आप नहीं गए अभी तक तो वो भी आपकी मंशा दिखाता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम इसको यहां ला देंगे, शाहीन बाग आपके पिताजी ने किया था तो लोगों को ध्यान में है ही है, तो आपके पुराने जो कर्म हैं वो इस बयान से रिलेट करते हैं।